एक्सक्रीशंस की होती है वाया यूरिन के थ्रू या प्लाज्मा। इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ टी हाफ, प्लाज्मा हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि वो टाइम जितने टाइम में ब्लड के अंदर मौजूद ड्रग का 50% अमाउंट जो है वो ब्लड से रिलीज़ हो रहा है या एलिमिनेट हो रहा है, उसे हम प्लाज्मा हाफ लाइफ कहते हैं। तो ये इसकी 2 से 3 घंटे हैं। दोबारा बता देता हूँ प्लाज्मा हाफ लाइफ कि वो टाइम ड्रग का जिसमें ड्रग की 50% अमाउंट ब्लड के अंदर रह जाती है और 50% अमाउंट जो ड्रग वहाँ पर उस वक्त मौजूद है वो एलिमिनेट हो जाती है, उसे हम प्लाज्मा हाफ लाइफ कहते हैं। एक्शन लास्ट फॉर 4 to 6 आवर्स। इसका जो असर है या जो इसकी जो इफ़ेक्ट है वो 4 से 6 घंटे तक रहता है। कम्प्लीटली एलिमिनेटेड इन 24 आवर, 24 घंटे में मुकम्मल तौर पर हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। इसकी प्रिपरेशंस किस फॉर्म में अवेलेबल है? 10 से 15 और 20 मिलीग्राम की IV आती है, सही है। IV 2 से ये IM जो है वो 10, 15 या 20 मिलीग्राम में आती है और IV जो है वो 2 से 10 मिलीग्राम में हमारे पास अवेलेबल है इसकी डोजेज फॉर्म। फार्माकोकाइनेटिक्स में मतलब हम इसको किस रूट से इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको कुछ लोग नेज़ली स्निफ भी करते हैं, जैसे हेरोइन का आप लोगों ने सुना है, हेरोइन को देखा है, वो नेज़ली स्निफ की जाती है, सही है। उसे मतलब सूंघा जाता है और डायरेक्ट आपके फिर ब्रेन में जाती है। इसके अलावा ओरली भी यूज़ करते हैं और IM/IV भी इसको यूज़ करते हैं और इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली आपके जो है इन ब्रेन के ऊपर आ रहा होता है। देखिए यहाँ पर ये मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड है जिसका इफ़ेक्ट किडनीज़ में आ रहा है। मॉर्फिन 3 ग्लूकोरोनाइड है जो लीवर पे और इंटेस्टाइन पे जो है अपना इफेक्ट दे रहा है। यहाँ से इस फॉर्म में ये जो है ब्लड में आते हैं और फिर आके अपना CNS पर एक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। मॉर्फिन के एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? ये भी बड़ी अहम चीज़ है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सबसे पहले करवाता है। रेस्पिरेशन जो रेट है उसको डिप्रेस करवाता है, चाहे वो इन्फेंट हो, मासूम बच्चे हों या ओल्ड हो, बुज़ुर्ग हो हमारे। वोमिटिंग करवाता है। सेडेट करवा देता है आपको। मेंटल क्लाउडिंग, आपकी मेंटल क्लाउडिंग होती है, मतलब आप हवाओं में हो रहे होते हैं। और समटाइम्स डिस्पोरिया, नींद भाग जाती है। हाइपोटेंसिव इफेक्ट आता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता है, सही है। फॉल इन ब्लड प्रेशर आता है। राइज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, हमारी आंखों के अंदर का जो प्रेशर है फ्लूइड का, उसके अंदर राइज लेके आता है। एपनिया न्यूबॉर्न, एपनिया ये बच्चों की बीमारी है और जिसमें गालिबन उनकी नींद का इशू होता है और ये उनके अंदर होती है। यूरिनरी रिटेंशन, यूरिन को रिटेन करवाता है ये। इडियोसिंक्रेसिन, एलर्जी करवाता है। एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग जो है अगर हो जाए तो ग्रेटर देन 50 mg, अगर किसी ने मॉर्फिन 50 mg से ज़्यादा यूज़ कर लिया, ये लीथल डोज है। लीथल डोज क्या है कि वो डोज जो आपकी जान ले सकती है। लीथल डोज, लीथल कहते हैं ख़तरनाक को, सही है। तो ये वो डोज है जो आपकी जान ले सकती है। ये 50 से 250 mg तक होती है मॉर्फिन की। अगर इससे ऊपर है तो फिर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लीथल है, सही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करवाते हैं कि गैस्ट्रिक लेवाज करवाते हैं। किसके साथ? KMNO4 के साथ। स्पेसिफिक एंटीडोट है इसका नेलोक्सोन। नेलोक्सोन है 0.4 to 0.8 mg IV हम देते हैं 2 से 3 मिनट तक, तब तक जब तक रिस्पायरेशन दोबारा बहाल नहीं हो जाती। होता क्या है कि जब इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो रिस्पायरेशन मिसिंग आती है, उनको फिट्स पड़ रहे होते हैं, रिस्पायरेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती, तो हम नेलोक्सोन 2 से 3 मिनट तक मुस्तकिल 0.4 से 0.8 mg IV दे रहे होते हैं, तब तक जब तक उसकी रिस्पायरेशन पिक नहीं कर लेता, वो नॉर्मल नहीं हो जाती, सही है। टॉलरेंस और डिपेंडेंस करवाते हैं, इसके अंदर टॉलरेंस हो जाती है और डिपेंड करते पर आप इसके ऊपर। मॉर्फिन थेरेपेटिक यूजेस, अब किस बीमारियों में या किन कंडीशन में इनका थेरेपेटिक यूज़ है, हम इनको इलाज के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले एनाल्जेसिक, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। हमारी बॉडी में बहुत सारे लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स हैं, जैसे ये लॉन्ग बोन है, यहाँ से ये लॉन्ग बोन है, तो इनके जितने भी फ्रैक्चर्स हो जाए उसके अंदर हम एनाल्जेसिक के लिए इनको यूज़ करते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अगर आपके ब्लड हार्ट का मसला है, इन्फेक्शन है, तो उसमें भी यूज़ करते हैं। टर्मिनल स्टेजेस ऑफ कैंसर, टर्मिनल स्टेजेस ऑफ कैंसर क्या है कि भाई कैंसर में एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें हमें पता है कि भाई पेशेंट अब क्योर नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं उस स्टेज पे उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि भाई उसकी मतलब हमें पता ये नहीं बच सकता, लेकिन हम उसकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए, जैसे वो मुझे कह रहा है कि भाई मुझे पेन हो रहा है, तो हम पेन को कम करने के लिए ये देते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि मुझे वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग के लिए एंटी एमेटिक देते हैं। इस तरह मतलब जो जो उसके सिम्टम्स होते हैं जिससे उसका लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है उसको हम
वो करने को। तो टर्मिनल स्टेजेस ऑफ कैंसर में क्योंकि शदीद पेन हो रहा होता है, पेशेंट अपने लास्ट स्टेजेस में होता है, सीवियर पेन हो रहा है, तो उस स्टेजेस में हम इनको एनाल्जेसिक के तौर पर देते हैं। बर्न पेशेंट को, जो पेशेंट जल जाते हैं, उनको हम ये देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को, ऐसे पेशेंट्स जो ऑपरेशन के बाद या मतलब कोई सर्जरी के बाद वो आते हैं, तो उनके पेन को भी कम करने के लिए हम ये देते हैं। विसल पेन्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, प्लूरिसी, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, ये विसल पेन जितने भी हमारे इंटरनल पेन्स हैं जो हमारे मेजर ऑर्गन्स के हैं, जैसे कि हार्ट हो गया या और ऐसे कोई जो हमारी डिजीज़ है उसमें भी हम देते हैं। बिलियरी कॉलिक एंड रीनल कॉलिक। बिलियरी कॉलिक क्या है कि बिलियरी जो रीजन है हमारा, जो जहाँ से बाइल साल्ट रिलीज़ होती है, उसके अंदर स्टोन स्टक हो जाता है। और रीनल क्या है, रीनल में हमारे पास जो हमारी किडनीज़ है वहाँ पर कोई स्टोन वगैरह आ जाते हैं, तो उस स्टेजेस में भी हम यूज़ करते हैं। क्योंकि इस स्टेजेस में भी क्योंकि पेशेंट का जो है वो प्रेशर लग रहा होता है, वो पीछे से सिक्रीशंस आ रही होती है और वो रिलीज़ नहीं हो रही, तो एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, एक पेनफुल प्रेशर होता है। उस कंडीशन में भी हम ये एनाल्जेसिक के तौर पर देते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो ऑब्स्ट्रक्शन है, चाहे वो किसी स्टोन के ज़रिए हुई या किसी और लिपिड्स की वजह से, डिपोजिशन की वजह से हुई, उसको हम ख़त्म करें। ऑब्स्टेट्रिक एनाल्जेसिया। ऑब्स्टेट्रिक एनाल्जेसिया जो है ये वो एनाल्जेसिया है जो ड्यूरिंग मतलब जब प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी का टाइम होता है, तो उस वक्त जो पेन हो रहा होता है, उस पेन को कम करने के लिए जो हम एनाल्जेसिया यूज़ करते हैं या जो हम एनाल्जेसिक देते हैं, उसे हम ऑब्स्टेट्रिक एनाल्जेसिया कहते हैं। और सेगमेंटल एनाल्जेसिया, जो हमारे स्पाइनल के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, हम उनके अंदर जो एनाल्जेसिया मतलब मुख्तलिफ पार्टिकुलर ऑर्गन के लिए हम पार्टिकुलर सेगमेंट पर जाके एनाल्जेसिया करवाते हैं, तो उसको हम सेगमेंटल एनाल्जेसिया कहते हैं। मॉर्फिन, अदर थेरेपेटिक यूजेस भी हैं इसके। सबसे पहले प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है। अगर हम एनेस्थीसिया देते हैं तो एनेस्थीसिया से पहले जो मेडिकेशन दे देती हैं उसमें ये मॉर्फिन देते हैं। और बैलेंस एनेस्थीसिया एंड सर्जिकल एनाल्जेसिया, अगर हमें एनेस्थीसिया को बैलेंस करना है तो उसमें हम ये लाजमी देते हैं। और अगर सर्जिकल एनाल्जेसिया मतलब जैसे सर्जरीज़ होती है तो उसके अंदर जो पेनफुल वो होती है, उसको हम या तो एनेस्थीसिया के ज़रिए वो कर रहे होते हैं या इस एनाल्जेसिक के थ्रू इसको कम कर रहे होते हैं। एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, कार्डियक एस्थमा जिसे हम कहते हैं, अगर वो हो जाए तो उसके पेन को भी कम करने के लिए हम मॉर्फिन देते हैं। कफ, नॉट यूज़ बट कोडीन इज़ यूज़। कफ में इसका इतना ख़ास यूज़ नहीं है, लेकिन इसका एक मॉलिक्यूल है जिसे हम कोडीन के नाम से जानते हैं, वो कोडीन जो है वो यूज़ होता है कफ सिरप्स में। डायरिया, कोलोस्टोमी, लोप्रामाइड, डाइफेनॉक्सिलेट। कोलोस्टोमी एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है कि कोलोन हमारे एक लार्ज इंटेस्टाइन के एक रीजन है, वहाँ से हम क्या करते हैं कि वहाँ उसको हम ये बाहर हमारी ये जो स्किन की लाइनिंग है, यहाँ पर हम एक पाउच अटैच करते हैं। आप इसको YouTube पर सर्च करेंगे कोलोस्टोमी के नाम से तो पूरा प्रोसीजर आपके सामने आ जाएगा। मैं बस जनरली आपको बता रहा हूँ कि इसमें हम एक पाउच जो है वो हम कोलोन के साथ अटैच करते हैं और हमारा जो फीसिस होती है वो फिर हमारे जो एनस है उसके थ्रू नहीं रिलीज़ हो रही होती, बल्कि उस पाउच में आके जमा हो रही होती है और हम फिर टाइम टू टाइम उस पाउच को जो है वो खाली कर रहे होते हैं। अब मॉर्फिन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, मॉर्फिन किन कंडीशन में नहीं देना चाहिए। सबसे पहले एक्सट्रीम्स ऑफ एज, मतलब ज़्यादा एज के लिए इस्तेमाल। ज़्यादा एज का मतलब ये नहीं है कि कोई ओवर एज पेशेंट है आप उसको नहीं दे, बल्कि ज़्यादा टाइम के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी एडिक्शन कॉज हो जाती है। सही, ब्रोंकियल एस्थमा, अगर किसी को एस्थमा है तो उस पेशेंट को आप बिल्कुल नहीं दे सकते। रिस्पायरेटरी इंसफिशिएंसी, अगर किसी को सांस लेने में मसला है, सही है, एम्फाइसेमा जिसे कहते हैं, उसमें भी आप नहीं दे सकते। हेड इंजरी में आप बिल्कुल नहीं दे सकते, मैंने पहले आपको बता दिया था कि हेड इंजरी में आप इसको बिल्कुल नहीं देंगे। शॉक, हाइपोटेंशन में अगर आपका बीपी लो हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बीपी में फॉल कॉज करता है, डिक्रीज कॉज करता है, तो आप इसको हाइपोटेंशन में बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी बीपी लो है तो और बीपी लो करता है ये। अनडायग्नोस एक्यूट एब्डोमेन, अगर आपके एब्डोमेन में कोई ऐसा मसला जो अनडायग्नोस हो, उसमें BHP, इसको मैंने सर्च किया था लेकिन मैं भी भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग खुद देख लीजिएगा इसको। सही है, रीनल फेलियर में, अगर रीनल फेलियर का मसला है आपका, मतलब किसी पेशेंट का उसकी किडनीज फेल है, लीवर डिजीज़ है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उस कंडीशन में भी हम इनको देते हैं। अनस्टेबल पर्सनैलिटीज़ को, अनस्टेबल पर्सनैलिटीज़ का मतलब क्या है कि भाई कोई पेशेंट ऐसा है जिसका कोई ऑर्गन लॉस हो गया किसी ट्रॉमा या एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से, तो उसमें हम इनको भी हम पेन कम करने के लिए ये देते हैं या नहीं देते इनको, सॉरी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अनस्टेबल पर्सन, अनस्टेबल पेशेंट का मतलब ये नहीं है कि वो पेशेंट जो मेंटली अनस्टेबल हो उनको नहीं दिया जा सकता, सॉरी। और फॉल्ट्स की क्लासिफिकेशन, ये बड़ा अहम वो है हमारे पास।
ऑपियोइड्स नेचुरल ओपियम अल्कलाइड्स जिसे मॉर्फिन है और कोडीन है, ये नेचुरल ओपियम है, ये नेचुरली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ओपियम ओफाई से।